अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स भी यूटी ई कैट 2024 की रेलेवेंट वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बड़ी कंप्रीहेंसिव हमने तैयारी करवानी है। आप लोग इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके हमारे बैच की डिटेल ले सकते हैं। जो स्टूडेंट्स भी यूटी के एंट्री टेस्ट के लिए घर बैठे कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, तो वो ज़रूर हमारा बैच ज्वाइन करें। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप लोग तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में आप लोगों को टॉप फील्ड्स के रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन इसी व्हाट्सएप चैनल के थ्रू मिलेगी। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट की डेट्स, उनमें अप्लाई कैसे करना है, स्कॉलरशिप कैसे गेन करना है, तो इस तरह की तमाम अपडेट्स आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू मिलेंगी। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है यूईटी ने अपनी एडवर्टीजमेंट कर दी है 2024 के एडमिशन के लिए, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स अगेन रिकॉल करवा देता हूँ। आप लोगों ने कंप्यूटर का टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, उसकी ओरिएंटेशन होगी 15 मिनट्स की 8 मार्च को और 15 मिनट्स की 9 मार्च को। जो ई कैट का टेस्ट है वो 11 मार्च से 15 मार्च तक कंडक्ट किया जाएगा, 3 डिफरेंट सेशन में। एक सेशन 2 आवर्स का होगा और 29 फरवरी तक आप लोगों के पास लास्ट डेट है अपने फॉर्म फिल करके एडमिट कार्ड जनरेट करने की। ऑफिशियल रिजल्ट जो है वो 22 मार्च तक अनाउंस हो जाएगा यूईटी की तरफ से। अभी आप लोगों के साथ मैंने ई कैट के पास्ट पेपर के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा ये रिपीट हुए हैं ई कैट के पेपर में। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिटरमिन द नेचर ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। तो याद रखें, जो नेचर ऑफ पाथ होता है वो एक्सेलरेशन बताता है। एक्सेलरेशन बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। अब अगर नेट फोर्स किसी बॉडी पे लगेगी तो तभी उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, तभी उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन की। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी का एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है, एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है, मगर जो वर्टिकल कंपोनेंट्स होता है वेलोसिटी का, वो ग्रेविटी चूंकि उस पर एक्ट कर रही होती है, तो वो उसके पाथ को ट्राजेक्टरी शेप, पैराबोला शेप बना देती है। तो एक्सेलरेशन बेसिकली जो होता है ये नेचर ऑफ पाथ को फॉलो, जो नेचर ऑफ पाथ होता है बेसिकली वो कौन डिटरमिन करता है, एक्सेलरेशन। तो ये आपने याद रखना है, काफ़ी दफ़ा एमसीक्यूज आया और बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, उनको एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता। अब इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है कि टू ट्रेन each 50 meter long are traveling in opposite direction with velocity 10 meter per second and 15 meter per second. The time of crossing is। तो जब भी आपको इस तरह ट्रेन की या बस की लेंथ दे के उनकी दोनों की अलग अलग वेलोसिटीज दे के टाइम पूछा जाए, तो बेसिकली यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज होता है। जब दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो उनकी वेलोसिटीज ऐड हो जाती हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हो तो उनकी वेलोसिटीज सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो अब यही हमने टाइम निकालना है, एस इक्वल टू वी टी वाले फार्मूला से टी साइड पे कर लें तो एस ओवर वी बनेगा। अब एस टोटल लेंथ है, तो वो दोनों ट्रेन की लेंथ मिला के होगी। 50-50 ऐड करें तो 100 मीटर दोनों क्रॉस करते हुए कवर करेंगे डिस्टेंस। और रिलेटिव वेलोसिटी चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो दोनों वेलोसिटीज को आपने ऐड कर देना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 सेकंड इज द आंसर, जो कि बीटा ऑप्शन में इंतहाई इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो अब आपको आई होप इससे आइडिया मिल गया। इस टाइप का कोई भी है तो आप लोग कर लेंगे। अब यहाँ से वो कहता है कि एक आयरन बॉल है, एक वुडन बॉल है, वो सेम रेडियस है, उनका मतलब साइज सेम है, रिलीज फ्रॉम द सेम हाइट से वैक्यूम के अंदर उनको रिलीज किया गया है। तो कितना दे टेक द सेम टाइम टू रीच द ग्राउंड। तो ग्राउंड तक पहुंचने में उनको सेम टाइम लगता है। द रीजन फॉर दिस इज। तो अगर आप देखें तो गैलीलियो ने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की थी। उसने कहा था वैक्यूम में हमें पता है एयर रेजिस्टेंस नहीं होती, तो इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस जो भी बॉडीज हैं वो सेम टाइम में ज़मीन पे आती हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज और मैस ऑफ द बॉडी। तो ये बेसिकली उसी की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है, अल्फा इज द राइट आंसर, और ये मैंने इसकी रीजन भी लिख दी है। अब ये जो क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूं, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। A body is thrown vertically upward if air resistance is to be taken into account, then the time during which the body rises is। तो अब आप देखें कि हमने एक बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, एयर रेजिस्टेंस भी हमने अंदर कंसिडर की है, तो द टाइम ड्यूरिंग विच द बॉडी राइजेज। तो अब आप याद रखें, जब बॉडी राइज कर रही होगी, अपवर्ड उसको फेंकते हैं तो ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करती है, और जो एयर रेजिस्टेंस है वो भी उसके ऊपर, अब वो डायरेक्शन के अपोजिट एक्ट करती है। अब बॉडी अगर अपवर्ड जा रही है तो एयर रेजिस्टेंस डाउनवर्ड होगी, तो दोनों एयर रेजिस्टेंस की वजह से एक्सेलरेशन और जी दोनों ऐड होंगे, सेम डायरेक्शन में है। तो इस एक्सेलरेशन को हम A1 कहते हैं। वही बॉडी जब फॉल करेगी वापस आएगी, तो अब ज़ाहिर है एयर रेजिस्टेंस तो डायरेक्शन ऑफ मोशन की अपोजिट होती है। बॉडी डाउनवर्ड आ रही है तो एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड एक्ट करेगी, तो एयर रेजिस्टेंस का एक्सेलरेशन भी अपवर्ड होगा, मगर जी डाउनवर्ड होगा, तो इसलिए अब नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा जी माइनस ए। इस एक्सेलरेशन पहले वाले को, राइज वाले को A1 कह लेते हैं और दूसरे को A2, तो ये बेसिकली A2 है। अच्छा, अब अगर हम देखें तो हमारे पास A1 A2 से ग्रेटर है, क्योंकि देखें ना राइज के एक्सेलरेशन में प्लस हो रहा है जी के अंदर है,
और जो फॉल का A2 एक्सेलरेशन है उसमें माइनस हो रहा है। तो अब अगर एक्सेलरेशन जब ज़्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा, क्योंकि पता ना एक्सेलरेशन चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, ए और टी में इनवर्स रिलेशन है। ज़्यादा एक्सेलरेशन मीन्स लेस टाइम लगेगा। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि उसने कहा था कि अब हमें ये पता चल गया कि राइज का एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो इसको लेस टाइम लगेगा फॉल में, क्योंकि जब एक्सेलरेशन हमारे पास आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन जब हमारे पास ज़्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा। तो इसलिए अब वो कह रहा है कि द टाइम ड्यूरिंग विच द बॉडी राइजेज इज लेस देन द टाइम ऑफ फॉल। टाइम ऑफ फॉल की निस्बत राइज का टाइम जो है वो कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि राइज का एक्सेलरेशन ज़्यादा है। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, आप लोगों ने ज़रूर इसको केयरफुली देखना है। तो जो बच्चे भी एक प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, पहले हमारे टॉपिक वाइज लेक्चर्स होते हैं, फिर उसके बाद हम काफ़ी प्रैक्टिस एमसीक्यूज करवाते हैं। यही वजह है कि यूईटी के अंदर नस्ट के अंदर बड़ी तादाद में हर साल हमारे बैचेस के पढ़े हुए बच्चे जाते हैं। तो आप ज़रूर हमारे बैच को ज्वाइन करें। फ़ीस भी बिल्कुल इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी फ़ीस है, बहुत ज़्यादा हम काम करवाते हैं। और हमारे बैच को ज्वाइन करने के बाद आप ना सिर्फ यूटी के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, बल्कि एनटीएस नेट टेस्ट के लिए और बाकी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के लिए फुली प्रिपेयर हो जाएंगे। तो लिमिटेड सीट्स हमारे पास होती हैं। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप लोग हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।